दोस्तों बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयोडीन का उत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो समुद्र के किनारे घास होते हैं उनमें सबसे अधिक जो शैवाल होते हैं उनमें आयोडीन की बहुत अधिक मात्रा होती है, इसीलिए माना जाता है कि आयोडीन का सबसे उत्तम स्रोत शैवाल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, शाही रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी मरासमस, ऑप्शन सी एड्स या फिर ऑप्शन डी रतौंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीमोफीलिया। दोस्तों याद रखिएगा कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है और सबसे पहली बार ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखने को मिला था। और इसमें क्या होता है, इसमें कहीं पर अगर कट लग जाता है तो वहां से खून निकलने लगता है और वो नहीं रुकता है। तो याद रखिएगा कि इसे शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग हो जाता है, एड्स जो है वो वायरस से फैलता है और रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी बीबी का मकबरा या फिर ऑप्शन डी स्वर्ण मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीबी का मकबरा। दोस्तों याद रखिएगा कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना औरंगजेब ने की थी। इसको अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको ताजमहल जैसा दिखेगा, इसलिए इसे छोटा ताजमहल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में फूल बनने में सहायक हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन या फिर ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो साइटोकाइनिन होता है ये हार्मोन पौधों में फूलों के बनने में सहायता करता है। ऑक्सिन जो है वो अनिषेक फलन यानी कि बिना निषेचन के फल बनाने में सहायता करता है, एथिलीन फलों के पकने में सहायता करता है और जो जिब्रेलिन है ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिस कारण जीवाणु मर जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है टाइलिन, ऑप्शन बी लाइसोजाइम, ऑप्शन सी एमाइलेस या फिर ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। दोस्तों हमारे आंखों में अगर कोई भी कीड़ा घुस जाता है तो हम तुरंत आंख बंद कर लेते हैं और हमारे आंखों में जो एंजाइम होता है उसी एंजाइम के कारण वो कीड़े मर जाते हैं। तो याद रखिएगा वो एंजाइम कौन सा है, तो लाइसोजाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है, आपको बताना है कि क्या काम आता है। ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी नेफ्थलीन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एथिलीन है ये कच्चे फलों को पकाने में आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को संग्रहित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता और याद रखिएगा कि सबसे अच्छा जो स्रोत है विटामिन सी का वो आंवला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन, उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है कोयल, ऑप्शन बी गुंजन, ऑप्शन सी फाख्ता या फिर ऑप्शन डी बसंत गौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुंजन पक्षी। दोस्तों याद रखिएगा कि गुंजन पक्षी, जिसे इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहा जाता है, जो कि सबसे छोटी पक्षी होती है, ये पक्षी उल्टी उड़ान भरता है यानी कि उल्टी दिशा में उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? ऑप्शन आपके सामने है कोयला, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी सीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा कि हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है, इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चप्पल जंतु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी पैरामीशियम या फिर ऑप्शन डी यूग्लिना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरामीशियम।
दोस्तों याद रखिएगा कि पैरामीशियम का आकार बिल्कुल चप्पल जैसे होता है, इसीलिए इसे चप्पल जंतु भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव की बड़ी बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो विषाणु को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो यूग्लिना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1971, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1999 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। दोस्तों याद रखिएगा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में प्रभावी हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में या फिर ऑप्शन डी सामवेद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद में। दोस्तों याद रखिएगा कि आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन मिलता है और सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, मोटर कारों की प्रदूषण जांच में किसकी मात्रा की जांच की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी शीशा तथा एस्बेस्टॉस या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा कि मोटर कारों की जो जांच की जाती है प्रदूषण की, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? ऑप्शन आपके सामने है 4 डिग्री, ऑप्शन बी 10 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 30 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 डिग्री। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। तो आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम रूप से कौन निश्चित करता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों याद रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष इसको निश्चित करता है। और याद रखिएगा कि जो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस सदन में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखिएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 50 वर्ष, ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 65 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है रूस ड्यूमा, ऑप्शन बी अमेरिका कांग्रेस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट या फिर ऑप्शन डी नेपाल जातीय संसद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल जातीय संसद। दोस्तों याद रखिएगा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर संसद कहा जाता है, उसी प्रकार से रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट कहा जाता है। लेकिन नेपाल में इसे जातीय संसद नहीं कहा जाता, बल्कि इसे राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्य अवधि होती है उसकी अवधि 9 वर्ष होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, खुला नाला किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। दोस्तों याद रखिएगा कि यमुना के जो प्रदूषण के कारण इसे खुला नाला भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कालिंदी है, कालिंदी किस नदी को कहते हैं, तब भी आपका आंसर हो जाएगा यमुना। सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए।